Dear student, class 11th, subject chemistry, chapter chemical bonding and molecular structure. Today we are going to study the general properties of covalent compound, various exceptions to the octet rules, geometries of covalent molecules. After that, valence electron pair repulsion theory will be studied by us. Dear student, after that we have studied the limitation of valence electron pair repulsion theory and advent of valence bond theory and molecular orbital theory. Dear student, at previous video we have learnt two type of bonding which are formed by different atom and molecules to perform different chemical reaction. डियर स्टूडेंट, कल हमने आयनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड की मैकेनिज्म, उससे बनने वाले डिफरेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करी थी। आफ्टर दैट वी हैव लर्नड द कोवेलेंट बॉन्ड। हमने देखा था कि जब दो या दो से अधिक एटम्स के बीच नंबर सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन होता है और कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनों को सभी के द्वारा इक्वल प्रॉपर्टीज़ पर उसे शो किया जाता है, तब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन एलिमेंट्स या एटम्स को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड करता है, जिसे कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंसी के नाम पर जाना जाता है। मीन्स दो या दो से अधिक एटम्स के बीच जब इलेक्ट्रॉनों की कंप्लीट शेयरिंग होती है, तब इलेक्ट्रॉनों की कंप्लीट शेयरिंग से डेवलप होने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। डियर स्टूडेंट, कोसल और लेविस की थ्योरी के अकॉर्ड डिफरेंट एटम या डिफरेंट एलिमेंट अपनी बैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल पर ऑक्टेट मीन्स NH2 NP6 के फॉर्म में 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। यही एक व्यू था जिसके अकॉर्ड हमने जस्टिफाई किया था कि डिफरेंट एटम बार बार केमिकल कम्बिनेशन या केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस को क्यों परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दे गेन द ऑक्टेट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर मोस्ट और बैलेंस सेल। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाला एटम या पार्टिसिपेट होने वाली डिफरेंट एलिमेंट्री स्पीसीज आपस में इलेक्ट्रॉनों का इंटरेक्शन करती हैं। इलेक्ट्रॉनों का इंटरेक्शन कंप्लीट एक्सचेंज से होता है, तब वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड डेवलप करती हैं। जबकि यदि दो या दो से अधिक एटम्स आपस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करके उन इलेक्ट्रॉनों को आपस में शेयर करती हैं, शेयर करने से जो भी बॉन्ड डेवलप होता है वह उन एटम्स पर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। उस पर्टिकुलर बॉन्ड के डेवलपमेंट में जिन एटम्स ने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया होता है या कंट्रीब्यूट किया होता है वही उसकी कोवेलेंसी कहलाती है। और इस तरह से दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉनों का पेयर शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं या न्यूलैंड का NH2 NP6 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करते हैं और इनर्ट गैसेस जैसा इनएक्टिव व्यवहार शो करते हैं, मीन्स स्टेबल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम आज जानेंगे एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल इज एप्लीकेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, but it has many exceptions also. Some important exception of octet rule are given below. Dear student, octet rule के बेस पर हम एटम को केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने और बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं या एलेबोरेट करते हैं। ऑक्टेट रूल हमें ये बताता है कि जब किसी एलिमेंट की बैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल या वह सेल जहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इंटरेक्शन होता है और बॉन्ड फॉर्म होता है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करने या बॉन्ड डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं, उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जबकि वो सेल जहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेटेड होते हैं उन्हें बैलेंस सेल के नाम पे जानते हैं।
इस तरह से जब किसी एटम की लास्ट या बैलेंस शेल पर या एनर्जी लेवल पर NH2 NP6 के फॉर्म में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन हो जाते हैं, वह इनएक्टिव इनर्ट हो जाता है, मीन्स रेयर गैसेस की तरह बिहेव करता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। डियर स्टूडेंट, इस थ्योरी के आधार पर हमने लार्ज मॉलिक्यूल्स और उनकी स्टेबिलिटी, उनके स्ट्रक्चर, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन इस रूल्स के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। पहला है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। आप पहले से जानते हैं हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा एटम है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और वो भी उसकी पहली एनर्जी लेवल या पहली एनर्जी सेल्स पर। It need only one more electron to fill this cell because the first cell cannot have more than 2 electron. मीन्स डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन की बैलेंस सेल या हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। वह इलेक्ट्रॉन उसकी पहली सेल में प्रेजेंट होता है, और हम पहले से जानते हैं कि पहली सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रिसाइड या कॉन्फ़िगरेट किए जा सकते हैं। मीन्स हाइड्रोजन को केवल एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है कि वह एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने कॉन्फ़िगरेशन को हीलियम जैसा मीन्स 1s2 जैसा मेंटेन कर सके और स्टेबल हो जाए। मीन्स हाइड्रोजन की बैलेंस सेल या एनर्जी सेल्स पर वह स्पेस या ऑर्बिटल ही नहीं होते कि वो वहाँ पर ऑक्टेट की कंडीशंस को मेंटेन कर सके या ऑक्टेट जैसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉनों का मेंटेन कर सके। इसलिए हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर होता है, मीन्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे और H2 मॉलिक्यूल्स रिकवर आउट होगा। दो हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है, और एक एक इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से उनके बीच में सिंगल बॉन्ड डेवलप होता है, और एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने से दोनों पर 1s2 जैसा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन 1s2 जैसा होता है, यह हीलियम जैसी इनएक्टिव गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेती है और स्टेबल हो जाती है। मीन्स हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है बिकॉज देयर बैलेंस सेल हैव नॉट मेंटेन द ऑक्टेट बिकॉज नॉट सफिशिएंट ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेल और फर्स्ट एनर्जी सेल्स इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन एटम। सेकंड है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सपोज देन there are many stable covalent molecules in which the central atom has less than 8 electron. After sharing, it has an incomplete octet. Dear student, हम कई ऐसे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिनमें जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट रह जाता है। चलिए एक या दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है लिथियम क्लोराइड LiCl। लिथियम क्लोराइड की यदि को डिस्कस करें तो लिथियम की बैलेंस सेल पर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि क्लोरीन की बैलेंस सेल पर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि लिथियम और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, तब लिथियम के पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए BeCl2 मीन्स बेरिलियम क्लोराइड। इसमें बेरिलियम सेंटर एटम होती है, और यह सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन एटम से शेयर करती है। बेरिलियम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया जाता है क्लोरीन्स के द्वारा। इसलिए क्लोरीन की बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। अगला एग्जाम्पल है बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3। यहाँ पर भी बोरान की बैलेंस सेल में 2s2 2p1 के फॉर्म में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि फ्लोरीन की बैलेंस सेल में 2s2 और 2p5 के फॉर्म में 7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेट होते हैं। मीन्स बोरान की बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि फ्लोरीन की बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बोरान सिंगल इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ शेयर करता है। इसके कारण बोरान की बैलेंस सेल पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। एक एग्जाम्पल और है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या AlCl3। एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इसका एटॉमिक नंबर है 13, मीन्स 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। मीन्स इसकी बैलेंस सेल थर्ड है, मीन्स थर्ड एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन
कितने प्रेजेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन 3s2 पर और 1 इलेक्ट्रॉन 3p1 पर। ये तीनों इलेक्ट्रॉन सेपरेटली सिंगल बाय सिंगल 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के द्वारा शेयर किए जाते हैं, जिससे AlCl3 बनता है। लेकिन एल्युमिनियम के बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि 3 एटम्स क्लोरीन के बीच में शेयर किए जाते हैं। इसलिए एल्युमिनियम की बैलेंस शेल पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन अनसफिशिएंट होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। मीन्स यदि हम लिथियम क्लोराइड की बात करें तो लिथियम की बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यह इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करता है। बेरिलियम डाइक्लोराइड में बेरिलियम की बैलेंस शेल पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करता है। बोरान ट्राइफ्लोराइड में बोरान की बैलेंस शेल पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है जिससे वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। और AlCl3 में एल्युमिनियम की बैलेंस शेल पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन्स इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सो डियर स्टूडेंट, हमने हाइड्रोजन्स के फॉर्म में जाना कि हाइड्रोजन होमोजीनस मॉलिक्यूल्स डेवलप करता है H2, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया जाता है, जिससे दोनों H2 मॉलिक्यूल्स में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डेवलप होता है और यह 1s2 हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करके स्टेबल हो जाता है और इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम ऐसे देखते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप होता है, लेकिन जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। जैसे लिथियम क्लोराइड में लिथियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बोरान ट्राइफ्लोराइड में बोरान का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में AlCl3 में एल्युमिनियम की बैलेंस शेल पर केवल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, फिर भी ये स्टेबल कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की तरह व्यवहार करता है। थर्ड है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंटर एटम। देयर आर मैनी स्टेबल कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल। मीन्स डियर स्टूडेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स या एटम ऐसे हैं जो वेरियस मेथड से स्टेबल कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं, फिर भी उनकी बैलेंस शेल में 8 से मोर मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी बैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं। चलिए कोई डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल। तो 3 एग्जाम्पल हमारे पास हैं। पहला है फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, सेकंड है सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नेक्स्ट है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। मीन्स PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। यदि हम फास्फोरस को डिस्कस कर रहे हैं तो फास्फोरस की बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मीन्स 3s2 3p3 3d0 के फॉर्म में। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे फास्फोरस की बैलेंस शेल में? 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन सेपरेटली 1 बाय 1 5 फ्लोरीन एटम्स के द्वारा शेयर्ड किए जाएंगे। तो जब फास्फोरस जिसकी बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये पांचों इलेक्ट्रॉन अलग अलग 5 एटम्स जो कि फ्लोरीन के हैं उनके साथ शेयर किए जाएंगे, तब फास्फोरस की बैलेंस शेल पर पेयर के फॉर्म में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और इस 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से मोर इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये स्टेबल कोवैलेंट कंपाउंड है। इसी तरह सल्फर की बैलेंस शेल पर 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3s2 3p4 के फॉर्म में 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेट होते हैं। यह 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सेपरेटली 6 एटम ऑफ फ्लोरीन के बीच में शेयर्ड होते हैं। इस शेयरिंग के कारण सल्फर पर 12 इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन होता है, जो कि ऑक्टेट से 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, फिर भी SF6 स्टेबल स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन 7 IF7। आयोडीन की बैलेंस शेल पर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेटली अलग अलग फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या शेयर्ड किया जाता है। इस तरह से आयोडीन जो कि सेंटर एटम होता है उस पर 14 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन होता है, फिर भी IF7 मॉलिक्यूल्स स्टेबल कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करता है।
डियर स्टूडेंट, तो हमने ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन में पहले ये जाना कि कुछ एलिमेंट्स या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप होता है। वो स्टेबल कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बिहेव करते हैं, फिर भी उनकी बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही सिचुएटेड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स हमें ऐसे देखने को मिले जिनके सेंट्रल एटम पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, फिर भी बनने ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है और फिर भी वह स्टेबल कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करता है। जबकि कुछ एग्जाम्पल हमने ऐसे देखे जिनमें जो सेंट्रल मॉलिक्यूल्स होता है उसकी बैलेंस सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो भी मॉलिक्यूल्स डेवलप होता है वो स्टेबल कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करता है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, सम कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम कंट्रीब्यूटेड ऑड नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। Such compounds do not obey the octet rule, have unpaired electron and a paramagnetic, जैसे नाइट्रस, HO2, NO2, O2, He2 प्लस H2 प्लस मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के नाम पर जानते हैं। बॉन्ड जो इनके बीच में प्रेजेंट होता है उसे हम ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं, और इसके स्ट्रक्चर्स को मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। जैसे डियर स्टूडेंट, हमने 3 एक्सेप्शन अभी स्टडी की जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की स्टडी की, वहाँ पर दोनों हाइड्रोजन जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी बैलेंस सेल पे कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, फिर भी वो स्टेबल होते हैं, जबकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। बहुत सारे सेंट्रल एटम हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड तो डेवलप करते हैं, लेकिन उनकी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन नहीं हो पाते, 8 से कम इलेक्ट्रॉन मेंटेन होते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट मेंटेन होता है, फिर भी स्टेबल कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स डेवलप होता है। कुछ में हमने देखा कि बहुत सारे सेंट्रल एटम ऐसे हैं जैसे PF5, SF6 या IF7, जिनका सेंट्रल एटम फास्फोरस, सल्फर या आयोडीन की बैलेंस सेल पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जब वह कोवैलेंट मॉलिक्यूल से डेवलप करता है। ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने पर भी वह स्टेबल कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करता है। जबकि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे बनते हैं जिन कंपाउंड में कम से कम एक एटम ऐसा पार्टिसिपेट होता है जिसके द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए जाते हैं वो ऑड बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करता है और ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डेवलप करता है। जैसे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड में भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। और सुपर ऑक्साइड जो O2 माइनस होता है उसके बीच में भी ऑड इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। सो डियर स्टूडेंट, अपन कह सकते हैं कि ऑक्टेट रूल जो कि यह बताता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तब तक स्टेबल हो सकते हैं जब तक कि उनके बैलेंस सेल में जब बॉन्ड डेवलप हो जाए तब उनके बैलेंस सेल में ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन रेसाइड होने चाहिए या कॉन्फ़िगरेटेड होने चाहिए। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस रूल को फॉलो करते हैं और इस रूल के थ्रू मीन्स ऑक्टेट रूल के थ्रू हम उनकी कंबाइनिंग एबिलिटी या स्टेबिलिटी को इलेबोरेट करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो या इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले सेंट्रल एटम हो, 8 इलेक्ट्रॉन से मोर इलेक्ट्रॉन रखने वाले सेंट्रल एटम हो या ऑड इलेक्ट्रॉन जिससे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डेवलप हों, ये सारे एग्जाम्पल एक्सेप्शन हैं जो ऑक्टेट रूल को तो फॉलो नहीं करते, लेकिन इनके द्वारा जो भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स डेवलप किए जाते हैं वो स्टेबल होते हैं, बट दे आर नॉट फॉलो द रूल ऑफ ऑक्टेट रूल। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरान फ्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड। इसी तरह फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड यह एक्सपेंड ऑक्टेट को शो करता है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड।
डियर स्टूडेंट, जब दो या दो से अधिक एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है और उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों एटम्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूटेड करते हैं, तब जो बॉन्ड डेवलप होता है उन दोनों एटम्स के बीच में वह कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है या वो कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड होते हैं, उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। सो फर्स्ट, फिजिकल स्टेट। Dear student, at a normal temperature and pressure, the covalent compound generally exists either liquid or gas, but compound of high molecular weight or solid too. This is due to weak intermolecular force between the molecules. डियर स्टूडेंट, हमने आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में जाना था कि वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, इसलिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मिनिमम हो जाती है और वो सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट या रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में या जो कि कोवैलेंट बाउंडेड कंपाउंड होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में जनरली लिक्विड या गैस स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस मैक्सिमम कोवैलेंट बाउंडेड कंपाउंड्स लिक्विड या गैस स्टेट में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के कंपेयर वीक होता है और इस वीक बॉन्ड के कारण पर्टिकुलर जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वह रूम टेम्परेचर या जनरल टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड या गैसेस स्टेट को शो करते हैं। सेकंड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली लो. This is because of fact that force between the molecules are weak or easily overcome to at low temperature. Dear student, ये देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है। यदि हम कंपेयर करें कोवलेंट कंपाउंड को तो कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है बिकॉज द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स वीक। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स पाया जाता है वो बहुत ही वीक होता है और इस वीक फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हमें मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। डियर स्टूडेंट, यदि हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करें, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आयंस से कंपोज होते हैं और डिसोसिएट होने पर वो आयंस को रिलीज करते हैं, इसलिए उन्हें पोलर सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज सेम डिजॉल्व सेम, समान को डिजॉल्व करता है। कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इथेनॉल या बेंजीन। मीन्स ऐसे कंपाउंड जो डिसोसिएट होने पर आयंस प्रोड्यूस नहीं करते वो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं बिकॉज द सॉल्वेंट आर आल्सो कोवलेंट। सॉल्युबिलिटी रूल सेज दैट लाइक डिजॉल्व लाइक, क्योंकि समान को डिजॉल्व करता है या एक ही नेचर वाले कंपाउंड आपस में सॉल्यूशन या डिजॉल्व होते हैं। मीन्स कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर के साथ सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं या उसमें डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वह कोवलेंट बाउंडेड होते हैं, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर सॉल्वेंट की केमिस्ट्री सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे को डिजॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक द कंडक्टेंस। डियर स्टूडेंट, यदि हम इलेक्ट्रोवैलेंट
को कोवैलेंट से कंपेयर करें तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब उनको सॉल्यूशन में या माल्टेन स्टेज में लाया जाता है तो वो बड़े फास्ट रेट पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, क्योंकि वो सॉल्यूशन या माल्टेन स्टेज में अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जबकि जो हमारे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं या नॉन कंडक्टर होते हैं, किसके इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में आयंस पार्टिसिपेट नहीं करते, मींस कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप होने में आयन का पार्टिसिपेशन नहीं होता, इसलिए उन पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब इन मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट किया जाता है तब ये आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं या कोवैलेंट बाउंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वह जनरली नॉन कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर रिएक्शन व्हिच आर स्लो बिकॉज द बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। जनरली कोवैलेंट कंपाउंड अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक नया बॉन्ड क्या होगा, रेडी होगा नहीं। नेक्स्ट है डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। द कोवैलेंट बॉन्ड इज लोकलाइज्ड बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ एटम। इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, hence atom in a molecules can take up different direction arrangement and thus slow structure and stereoisomerism। dear student, जब हम कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो जो भी एटम की स्पीसीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं उनके द्वारा एटम शेयर किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का वह पेयर दोनों एटम्स या उन एटम्स के सेंटर पर लोकलाइज्ड होता है जो भी इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, इसलिए यह क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्शनल अरेंजमेंट को शो करता है और इसलिए ये स्टीरियो आइसोमरिज्म को शो करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यदि कंक्लूड किया जाए कि कोवैलेंट बाउंडेड जो कंपाउंड होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट जनरली वो जनरल टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड और गैस स्टेट में पाए जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। यह नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबल होते हैं। यह नॉन कंडक्टर या पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। केमिकल रिएक्शंस के समय ये मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं और ये बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शेयर किया जाता है। ये सारे रीजन्स ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड और गैस स्टेट में क्यों पाए जाते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, यह नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ डिज़ाल्व क्यों होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इस बॉन्ड के हैं। मीन्स इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो इसलिए होता है क्योंकि इन जिन मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप होता है उसकी इंटेंसिटी लो होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है, इसलिए ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। यह नॉन पोलर होते हैं, इसलिए नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्वेंट के साथ ही डिज़ाल्व होते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी for our chemical combination and describe the characteristic of different compound. So we are going to study the valence shell electron pair repulsion theory, VSEPR theory। जैसा इसका नाम है उसी के अकॉर्ड इसे एलेबोरेट करना है। आपने क्या कहा, किसी एटम की वैलेंस शेल पर, पहला वर्ड है वैलेंस शेल। व्हाट इज द वैलेंस शेल? द आउटर मोस्ट शेल और एनर्जी लेवल where electron are interacted to form the bond that is known as the valence shell। मीन्स किसी एटम की वह आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल जहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इंटरेक्शन होता है और बॉन्ड बनने की प्रोसेस होती है वह वैलेंस शेल कहलाती है। मीन्स किसी एटम की वह वैलेंस शेल जिसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होंगे। तो किसी बैलेंस शेल पर, किसी एटम की बैलेंस शेल पर पाए जाने वाला वह इलेक्ट्रॉनों का पेयर, कल हमने इसे डिस्कस किया था और लोन पेयर नाम दिया था। मीन्स वह इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता,
वह बने हुए बॉन्डों को रिपल्स करता है और इस रिपल्सन के कारण पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिसरप्टेड हो जाता है और इसे नाम दिया जाता है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। सो डियर स्टूडेंट, we are elaborating the VSEPR theory. Dear student, VSEPR theory can be used to predict the shape of the molecules. Means किसी भी दो या दो से अधिक एटम्स के बीच जब बॉन्ड डेवलप होता है तब वो एक डेफिनेट शेप को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स बने हुए मॉलिक्यूल्स के शेप को प्रिडिक्ट करने के लिए हम BSEPR थ्योरी का यूज करते हैं। द मेन आइडिया BSEPR थ्योरी इज दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर surrounding the center atom repulse each other because they are similar charge and move apart from one another so that there are no further repulsion between them. The molecules attain minimum energy and maximum stability. Since after repulsion between them, electron pair take up definite position around the central atom, hence the molecules has a definite shape and geometry. Means the main point of this theory the shape of the molecules depend upon the number of valence shell electron pair around the center atom, bonded and non-bonded. Being similarly charged, the bond pair as well as lone pair tend to repel one another. This pair of electron therefore takes a definite position in space. In order to avoid repulsion, they take a definite geometry. A multiple bond is treated as if it is a single electron pair, and the two or three electron pair of multiple bond are treated as a single super pair. The force of repulsion among the bond pair and the lone pair is not the same. The order of force repulsion is as follow. First is lone pair, then is the lone pair repulsion, lone pair and bond pair repulsion, lone pair lone pair bond pair to bond pair. चलिए इसे इलेबोरेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब दो या दो से अधिक एटम्स के बीच आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप होता है तो उस बॉन्ड के डेवलप होते ही उस मॉलिक्यूल्स का शेप प्रिडिक्ट हो जाता है या निर्धारित हो जाता है। मीन्स किसी मॉलिक्यूल्स के शेप को प्रिडिक्ट करने के लिए एक आइडिया दिया गया जिसे BSEPR थ्योरी कहा गया। जब कोई मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है तो उस मॉलिक्यूल्स की बैलेंस शेल को हम ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी एटम्स की बैलेंस शेल पर दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं। एक पेयर वो इलेक्ट्रॉन का वह पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड पेयर कहलाएगा, जबकि किसी भी एटम की बैलेंस शेल पर इलेक्ट्रॉन का वह पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे हम लोन पेयर के नाम पर जानते हैं। सो डिस्कस हो जाए, यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। क्या किसी भी एटम की बैलेंस शेल में टू टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाएंगे। पहला ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हुआ है, मीन्स बॉन्ड बनाने के कारण वो बॉन्ड पेयर बना है। ये हुए बॉन्ड पेयर, क्योंकि यह बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर इसलिए राइज हुआ है क्योंकि उसने वह सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। जबकि इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो किसी एटम की बैलेंस शेल में प्रेजेंट तो है लेकिन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के नाम पर जाना जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर होंगे। बॉन्ड पेयर कौन से होंगे? जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और लोन पेयर वह इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा जो किसी एटम की बैलेंस शेल में प्रेजेंट तो होगा लेकिन वह बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। तो जब कोई मॉलिक्यूल्स रेडी होगा तो जो सेंट्रल एटम होगा उस मॉलिक्यूल्स का, वह सेंट्रल एटम अपने चारों तरफ से दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे जो बॉन्ड बनने के कारण डेवलप हुए हैं या बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर कहा गया। जबकि किसी एटम की बैलेंस शेल पर प्रेजेंट वह इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा फिर भी बैलेंस शेल पर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर होगा। तो जब दो या दो से अधिक एटम्स के बीच बॉन्ड डेवलप होगा तो जो सेंट्रल एटम होगा उसके चारों तरफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होंगे?
सिचुएटेड होंगे या अरेंज होंगे। ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मैक्सिमम एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। तो क्वेश्चन आएगा सर ये एक दूसरे को रिपल्स क्यों करेंगे, इसलिए क्योंकि इन सभी जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं इनका चार्ज सिमिलर होगा। जब इन सभी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्सन होगा तब क्या होगा, तब ये मूव होना शुरू करेंगे एक दूसरे से और मूव होकर इतना मैक्सिमम रिपल्सन करेंगे कि इनकी एनर्जी मिनिमम हो जाए, और जैसे ही इनकी एनर्जी मिनिमम होगी, रिपल्सन मिनिमम होगा, वैसे ही मैक्सिमम स्टेबल हो जाएंगे। मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहती है कि किसी भी मालिक्यूल्स की स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो कि सेंटर एटम के चारों तरफ अरेंज होते हैं उनके बीच में जितना ज़्यादा या जितना मैक्सिमम रिपल्सन होगा उतना ज़्यादा वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, एक दूसरे से उतना ज़्यादा मूव करेंगे। ज़्यादा रिपल्सन के कारण ये अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे, इसलिए ऐसे मालिक्यूल्स की एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और जैसे ही रिपल्सन के कारण, मूवमेंट के कारण इनकी एनर्जी मिनिमम होगी, ये मालिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आफ्टर रिपल्सन बिटवीन देम मीन्स बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स के बीच जैसे ही रिपल्सन परफॉर्म हो जाएगा, ये एक दूसरे से अपार्ट मूव हो जाएंगे, इनकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, तब इलेक्ट्रॉन पेयर एक डेफिनेट पोजीशंस को गेन करेगा, किसके चारों तरफ, सेंटर एटम के चारों तरफ, और मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट शेप और जियोमेट्री लेगा। फिर से इसे कंक्लूड करें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहती है कि जब कोई एटम बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है तो जो भी सेंट्रल एटम होता है उसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं या बॉन्ड बनाने के कारण वो इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके पास होता है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर वो जो किसी भी एटम की बैलेंस सेल में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। इस तरह से किसी मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर एटम होगा उसके चारों तरफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड या अरेंज होंगे। ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को रिपल्स करेंगे क्योंकि इन पर सिमिलर चार्ज होगा। रिपल्सन जब एक्सेस होगा तब इन एटम्स के बीच में क्या होगा, मूवमेंट होगा, और मैक्सिमम रिपल्सन से और मैक्सिमम मूवमेंट से ये अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे, जिससे इस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम एनर्जी होने पर मीन्स मैक्सिमम रिपल्सन होने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंट पोजीशंस को गेन करेगा, जिससे मॉलिक्यूल्स की का शेप डेफिनेट या निश्चित हो जाएगा और डिप जियोमेट्री फिक्स हो जाएगी। मीन्स किसी मॉलिक्यूल्स का शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर और सेंटर एटम्स में बॉन्ड पेयर और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। जो भी पेयर बॉन्ड के प्रेजेंट है, चाहे वो बॉन्डेड हों और चाहे वो नॉन बॉन्डेड हों, चाहे वो बॉन्डेड हों या लोन पेयर हों, जब इन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है तो रिपल्सन सेम चार्ज के कारण होता है, और जब ये पेयर में रिपल्सन मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम अपना मूवमेंट कर चुके होंगे, तब पर्टिकुलर एक डेफिनेट शेप लेगा। वह एटम्स या वो मॉलिक्यूल्स जब मैक्सिमम रिपल्सन हो चुका होगा, रिपल्सन अवॉइड हो चुका होगा, तब इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, फिक्स होगी। डियर स्टूडेंट, reason lone pair of electron is that pair which is present in the valence shell of center atom. It does not take part in the bonding and it is influenced by the nucleus of the center atom only. Bond pair of electron is the pair which is formed by the sharing of electron between the two bonded atom. The share pair of electron are under the influence of two nuclei. Being under the attractive influence two nuclei, electron cloud of shared pair contracts and occupy a smaller volume. The electron cloud of lone pair, being under the attractive influence of one nucleus, is spread out and occupy a larger volume. Lone pair, due to their larger electron cloud, are more nearer to the other lone pair. This lead to maximum repulsion between lone pair. Due to small size of electron cloud of bond pair, the repulsion force between the two bond pair will be least. The repulsion between a lone pair and bond pair would be between two extreme cases. डियर, समझते हैं कि ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रोल क्या है
और ये रिपल्सन को किस तरह मैक्सिमम और मिनिमम परफॉर्म करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये बॉन्ड पेयर क्या होता है और लोन पेयर क्या होता है। डियर स्टूडेंट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पेयर होता है जो बैलेंस शेल पर प्रेजेंट होता है। किसके बैलेंस शेल पर? वह मॉलिक्यूल्स का वह एटम जो सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा, वह सेंट्रल एटम की बैलेंस शेल पर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे जो कि बॉन्डिंग मीन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एंड इन्फ्लुएंस बाय द न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल एटम ओनली। और वो है लोन पेयर केवल अपने ही न्यूक्लियस जो कि सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस होगा उसके द्वारा कंट्रोल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने 3 कैरेक्टर जाने कि किसी मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम में प्रेजेंट वह इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे लोन पेयर कहा जाता है, और यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस सेंटर एटम के न्यूक्लियस के द्वारा कनेक्टेड होता है या उसी के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। जबकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों का एक ऐसा पेयर होता है जो डिफरेंट एटम्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए या शेयर किए गए इलेक्ट्रॉनों का पेयर होता है। मीन्स 2 या 2 से अधिक एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा वो बॉन्ड पेयर होगा। मीन्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों का एक ऐसा पेयर होगा जो 2 या 2 से अधिक एटम के न्यूक्लियाई के बीच में शेयर होगा। मीन्स यह इलेक्ट्रॉन का पेयर उन दोनों एटम्स के द्वारा कंट्रीब्यूटेड या क्या किया जाएगा? एग्जिस्ट किया जाएगा या दोनों एटम्स के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन, अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर मिले। पहला वह इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल एटम में पहले से प्रेजेंट है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और जो उस सेंटर एटम्स के एटम के न्यूक्लियस के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा 2 या 2 से अधिक एटम्स के बीच जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनने पर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होगा जो उन दोनों एटम के न्यूक्लियाई के द्वारा इन्फ्लुएंस होगा उसे हम नाम देंगे बॉन्ड पेयर। डियर स्टूडेंट, जो ये बॉन्ड पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का वो दोनों एटम के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। जब दोनों एटम के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा मीन्स दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रास्ट शो करेंगे। किसके द्वारा? दोनों न्यूक्लियस के द्वारा। तो जब दोनों न्यूक्लियस के द्वारा उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो स्मॉलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। जब उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई मिनिमम या स्मॉलर हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा वो स्मॉल बनेगा। जबकि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर लोन पेयर के फॉर्म में है वो केवल एक ही न्यूक्लियस जो कि सेंटर एटम का न्यूक्लियस है उसी के द्वारा वो अट्रैक्ट किया जाएगा। जब वो एक ही न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा तो वो स्प्रेड आउट होगा और एक लार्ज वॉल्यूम क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर हुआ? एक्चुअली 2 तरह के बॉन्ड पेयर हमने देखे थे। तो जो बॉन्ड पेयर होगा वो 2 या 2 से अधिक एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसलिए उन 2 एटम के न्यूक्लियाई के द्वारा वो अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने पर ज़्यादा एनर्जी वो स्पेंड कर चुका होगा, इसके कारण वो स्मॉलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। जबकि जो लोन पेयर होगा वो केवल एक न्यूक्लियाई के द्वारा अट्रैक्ट होगा, इसलिए वो स्प्रेड आउट होगा और लार्जर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ड्यू टू लोन पेयर लार्जर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर मोर नियरर टू अदर लोन पेयर। तो जो लार्जर क्लाउड होगा वो न्यूक्लियस के पास होगा अदर लोन पेयर की अपेक्षा, जिससे मैक्सिमम रिपल्सन प्रोड्यूस होगा उन दोनों किसके बीच में? लार्ज और स्मॉल क्लाउड के बीच में। ये रिपल्सन फोर्स 2 बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम होगा जबकि लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम होगा। और यह जो रिपल्सन होगा ये डिटरमाइन करेगा कि जब तक रिपल्सन मिनिमम नहीं हो जाएगा तब तक मॉलिक्यूल्स अपनी फिक्स या डेफिनेट जियोमेट्रिक पोजीशन को गेन नहीं करेगा और तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं लास्ट में इसे कंक्लूड करें कि किसी भी जिन मॉलिक्यूल्स के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मींस एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, उस मॉलिक्यूल्स के सेंटर एटम में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन के पेयर पाए जाते हैं। पहला है लोन पेयर, दूसरा है बॉन्ड पेयर। लोन पेयर सेंटर एटम पर पाए जाने वाला वह इलेक्ट्रॉनों का पेयर होता है जो उसी सेंटर एटम के न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहता है, जबकि जो बॉन्ड पेयर होता है
वो सेंट्रल एटम और अनदर एटम, दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर में दोनों एटम के न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है। जब दोनों न्यूक्लियस के का कंट्रोल होता है तो वो स्मॉलर वॉल्यूम रखता है और मिनिमम रिपल्सन शो करता है। जबकि जो लोन पेयर होता है वो मैक्सिमम वॉल्यूम रखता है। मैक्सिमम उसके बीच में क्या होता है मैक्सिमम उसके बीच में रिपल्सन होता है, और जब रिपल्सन मैक्सिमम होगा तब एनर्जी मिनिमम होगी और तब जाकर वो अपने शेप को डिटरमाइन करेगा। इसलिए मैक्सिमम रिपल्सन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, मिनिमम रिपल्सन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और मीडियम रिपल्सन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में देखने को मिलेगा। जो ऊपर लाइन लिखी गई है, लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्सन सबसे मैक्सिमम होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे मिनिमम होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिनिमम, दोनों का एवरेज होगा। क्यों होगा? क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम इसलिए होगा क्योंकि वो एक ही एटम के न्यूक्लियस के कांटेक्ट में होंगे। लार्जर वॉल्यूम गेन करने के टेंडेंसी के कारण एक दूसरे को मैक्सिमम रिपल्स करेंगे। जबकि जो बॉन्ड पेयर होगा वो दो एटम के न्यूक्लियस के कांटेक्ट में या दो एटम के न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होगा, इसलिए मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे और इसलिए जो रिपल्सन होगा वो मिनिमम होगा। आगे बढ़ते हैं, जियोमेट्रीज ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। चलिए अब समझते हैं। हमने बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी के बिहेव में अब हम जानते हैं कि किस तरह से कोवलेंट जो बाउंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जियोमेट्रीज या उनका शेप कैसे डिटरमाइन होता है और कैसे फिक्स होता है। A covalent molecules can have two type of geometry depending upon the presence of electron pair around the central atom. These are regular geometry and irregular geometry. पहले हम बात करते हैं रेगुलर ज्योमेट्री की। जब सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल्स केवल बॉन्ड पेयर से सराउंडेड होता है, मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर उसके चारों तरफ पाए जाते हैं जो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से जो पेयर बने हुए हैं। मीन्स जब सेंटर एटम और दूसरे एटम के बीच इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए जाएंगे तब उन इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर किया जाएगा। उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर दोनों एटम्स का बराबर बराबर का इन्फ्लुएंस होगा, तब जो भी ज्योमेट्री या शेप प्रोड्यूस होगा वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। रिपल्सन का जो इंट्रैक्शन होगा बॉन्ड पेयर का वो लगभग म्यूचुअल बैलेंस होगा। बैलेंस होने के कारण एक्चुअल जियोमेट्री और डिफरेंट शेप हमें देखने को मिलेंगे, जो कि हम हाइब्रिडाइजेशंस के इंक्लूडेड आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा है इरेगुलर ज्योमेट्री। यदि जिस सेंट्रल एटम में कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट मॉलिक्यूल्स डेवलप हुआ है, यदि उस सेंट्रल एटम में दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं, पहला बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा? जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो रिपल्सिव इंट्रैक्शन शो करेगा, उनका म्यूचुअल बैलेंस इक्वल नहीं हो पाएगा, और जब बैलेंस इक्वल नहीं होगा तब डिसऑर्डर प्रोड्यूस होगा या डिसऑर्डेड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा, जिसे हम इरेगुलर स्ट्रक्चर नाम देंगे। अब यह स्ट्रक्चर कितना इरेगुलर होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि लोन पेयर के द्वारा कितना रिपल्सन परफॉर्म किया जा रहा है। सो डियर स्टूडेंट, अपन कह सकते हैं कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री या उनका शेप दो तरह का होता है, एक रेगुलर शेप, दूसरा डिसऑर्डेड और इरेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर का मतलब ये हुआ कि यदि हम कोई मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उस मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हुआ है, तो यदि सेंटर एटम में केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बॉन्ड पेयर कब प्रेजेंट होंगे? जब सेंटर एटम और दूसरे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा जो कि शेयर्ड किया गया होगा, जिस इलेक्ट्रॉन के पेयर पर दोनों एटम के न्यूक्लियस का बराबर बराबर इन्फ्लुएंस होगा। उस समय पर ये इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड पेयर हैं ये पेयर म्यूचुअली बैलेंस होंगे एक दूसरे से। दोनों के बीच में रिपल्सन का जो इंट्रैक्शन होगा वो बॉन्ड पेयर के बीच में होगा और वो म्यूचुअली बैलेंस होगा, जिससे एक्चुअल ज्योमेट्री वाला डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जबकि इरेगुलर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स जब हमें देखने को मिलते हैं, जैसे CaCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म या अमोनिया या वाटर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हम क्या देखते हैं कि जो सेंट्रल मॉलिक्यूल्स है, जैसे CaCl3 में कार्बन सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम में दो तरह के
इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। पहला है बॉन्ड पेयर, दूसरा है लोन पेयर। तो जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्सन का इंटरेक्शन शो करेगा उन दोनों के तब म्यूचुअल बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा, और म्यूचुअल बैलेंस देखने पर ना मिलने पर मैक्सिमम रिपल्सन होने के कारण ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाएगी, डिसऑर्डेड हो जाएगी और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। मीन्स सो वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर फार्मूला Ab2 है। एग्जाम्पल हमने लिया है BeF2, BeCl2, MgF2 या MgCl2। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं MgCl2 का। Mg एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। मिस इसकी बैलेंस सेल में s ऑर्बिटल पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मिस पेयर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि हम अब क्लोरीन पर पहुंचते हैं तो क्लोरीन की बैलेंस सेल पर 3s2 और 3p5 के फॉर्म में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस तरह से जो शेप होगा मॉलिक्यूल्स का वो क्या होगा, लाइनियर होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब वो एग्जाम्पल है हमारे पास CH4 का। CH4 के पहले हमें इस स्टडी करनी थी NH3 की, फिर भी हम आ रहे हैं CH4 पर। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, शेयरिंग होगी, जिससे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डेवलप होगा। कार्बन की बैलेंस सेल पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन की बैलेंस सेल पर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, जिससे 4 बॉन्ड डेवलप होंगे, जिससे CH4 डेवलप होगा और स्ट्रक्चर बनेगा कैसा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब हम बात कर रहे हैं जियोमेट्री ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स और आयन विद सेंटर एटम हैविंग 1 और मोर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब अब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिसके सेंटर एटम में कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तब ये मैक्सिमम रिपल्सन को परफॉर्म करेगा, जिससे उस मॉलिक्यूल्स की जो ओरिजिनल या रियल स्ट्रक्चर था वो इरेगुलर हो जाएगा और डिसऑर्डेड हो जाएगा। अब वो रीजन होगा उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग SO2 का। सल्फर की बैलेंस सेल देखिए, तो सल्फर की बैलेंस सेल 3s2 3p6 सॉरी 3s2 3p4 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। इन 6 इलेक्ट्रॉन में जो 3s2 का पेयर है वो लोन पेयर की तरह वर्क करेगा। जो 3px2 है, मीन्स p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आपने फिलअप किए। पहले आपने अपने सिंगल फिलअप कर दिया, फिर आपने डबल किया, तो px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 1 और pz में 1। तो जो py और pz है ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन सल्फर पर जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वह ऑक्सीजन और सल्फर के बीच बने हुए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, मैक्सिमम रिपल्स करेगा। अब जब वो रिपल्स करेगा तो जो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 119 होना चाहिए या 120 होना चाहिए, वो बेस वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा वो बॉन्ड, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो है अमोनिया का। अमोनिया नाइट्रोजन में का एटॉमिक नंबर 7। यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p3, मीन्स बैलेंस सेल पर कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने फॉर्म में है, तो 2s2 एक लोन पेयर हुआ, px1 py1 और pz1, मीन्स 2p जो कि नाइट्रोजन पर है, px py और pz तीनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेटेड है। मीन्स कंक्लूजन किया जाए तो नाइट्रोजन की बैलेंस सेल पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और 3 पेयर्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रेडी होंगे। तब नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा, तब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन पर 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। यह लोन पेयर लगातार रिपल्सन्स को परफॉर्म करेगा और रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड एंगल 190 डिग्री 20 हाफ होना चाहिए वो डिक्रीज होकर 107 तक पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो कि NH3 मॉलिक्यूल्स में सेंटर एटम है उस पर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 3 पेयर किसके, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, जिससे अमोनिया की
का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिसरप्टेड हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, हमने जाना बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और ये रिपल्सन थ्योरी ये बताती है कि जब किसी मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड डेवलप होता है और यदि उस मॉलिक्यूल्स के सेंटर एटम में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तब रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल्स की का जो ज्योमेट्री होती है वो इरेगुलर हो जाती है, डिसऑर्टेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिपल्सन के कारण वो डिसऑर्टेड हो जाती है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी।